Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Students, today we will start our new chapter number 2, फेडरलिज्म. ठीक है, आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे. फेडरलिज्म मीन्स संघवाद. ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल डू अबाउट द स्टेट एंड सेंट्रल रिलेशन. विल ऑल्सो रीड अबाउट द characteristic of federalism, okay, and about what happened in federalism, what are the power of center and states in federalism system of government. ठीक है, इस चैप्टर में हम फेडरलिज्म की जो संघवाद की विशेषताओं के बारे में करेंगे. तो संघवाद में जो सेंटर की पावर है, केंद्र की पावर क्या रहती हैं, केंद्र के पास कौन सी शक्तियाँ रहती हैं. साथ में रिलेशन के बारे में करेंगे कि दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में. ओके, फर्स्टली क्वेश्चन आर अराइज हेयर, व्हाट इज़ फेडरलिज्म. पहले ही क्वेश्चन अराइज होता है कि फेडरलिज्म है क्या. ठीक है, हमें फेडरलिज्म पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन तो यही रहेगा कि फेडरलिज्म क्या है. ठीक है, तो इससे फेडरलिज्म को जानने से पहले, इसके बारे में सारा समझने से पहले हमें अपने जो हमने प्रीवियस चैप्टर किया है, फर्स्ट चैप्टर किया है, उसमें जो एग्जाम्पल हमने किए हैं उस एग्जाम्पल के बारे में रिकॉल करना है. ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, बेल्जियम के बारे में किया था. बेल्जियम में कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं और उसके साथ हमने किया था जो श्रीलंका में कन्फ्लिक्ट होते हैं, कि बेल्जियम में जब जिस तरह से चेंजेस होते हैं, जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, उनका वो सॉल्यूशन है वो इजीली निकाल लेते हैं. तो क्या होता है, कैसे क्यों होते हैं, तो पहले जो बेल्जियम की गवर्नमेंट है, जो सारी की सारी पावर हैं, वो सारी पावर किसके पास थी, बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी. बेल्जियम में जो पावर्स हैं वो किसके पास थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी. लेकिन बाद में जब चेंजेस होते हैं, चेंजेस होने के बाद है तो उसने क्या किया है, बेल्जियम की सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपनी पावर्स हैं, टू गिव दिस पावर टू द रीजनल गवर्नमेंट, अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो किसको दे दी है, जो वहाँ पर स्टेट थे उनको दे दी है. ठीक है, रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर. तो इस तरह से मतलब कि जो रीजनल गवर्नमेंट तो पहले भी थी वहाँ पर, लेकिन उनके पास पावर नहीं थी. ठीक है, बट ऑल दिस पावर वर गिवन टू दिस गवर्नमेंट एंड कुड बी विड्रॉ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. कि जब रीजनल पावर तो थी, रीजनल सरकारें तो थी, लेकिन उनके पास प्रॉपर पावर नहीं थी. सारी पावर किसके पास थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. ठीक है, जो चेंजेस होते हैं वो कब होते हैं, 1993 में चेंज होते हैं. उसमें क्या होता है, जो पावर हैं वो दे दी जाती हैं, किसको दे दी जाती हैं, स्टेट को दे दी जाती हैं. जो रीजनल पावर हैं उनको दे दी जाती हैं. ठीक है, द रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दैट वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसकी वजह से क्या होता है कि वो सेंटर के ऊपर डिपेंड नहीं होते. आप जस्ट अपने फैमिली से ही एग्जाम्पल ले सकते हो इसका. मान लो आप थोड़ा बड़े हो जाते हो और बाहर आने जाने लग जाते हो मार्केट में. ठीक है, पहले क्या था, सारा सामान मम्मी लेके देते थे. आप किसके ऊपर डिपेंड थे, मम्मा के ऊपर डिपेंड थे, मीन्स अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड थे. जब मम्मा या पेरेंट्स हैं आपके, वो आपको फ्रीडम दे देते हैं, यू कैन बाय एनीथिंग फॉर योर सेल्फ, कि आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हो अपने लिए. ठीक है, आपको क्या है, फ्रीडम मिल गई है. आप अब बाहर मार्केट में जाके, पेरेंट्स से परमिशन लेके मार्केट में जाके तो अपने लिए कुछ भी ले सकते हो. तो आप क्या है, अब उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो, कि आपको थोड़ी पावर मिल गई है, परमिशन मिल गई है कि आप कुछ भी बाय कर सकते हो. दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि अगर आप जॉब करना स्टार्ट कर देते हो तो फैमिली के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाती है, क्योंकि आपके पास अब पैसा है, आप उससे कुछ भी खरीद सकते हो. ठीक है, पैसा क्या है, एक तरह से पावर है.
इसी तरह स्टेट और सेंटर की है। पहले सेंटर के पास, बेल्जियम में सेंटर के पास ज़्यादा पावर थी, उसके बाद थोड़े कन्फ्लिक्ट होते हैं तो क्या है, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है और वो क्या है, रीजनल गवर्नमेंट को दे दी जाती है। तो रीजनल गवर्नमेंट है, अब किसके ऊपर डिपेंड नहीं है, सेंटर के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर मोस्टली जो वर्क है वो इटसेल्फ करती है, अपने आप कर लेती है। बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम द यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें क्या हुआ, यूनिटरी सिस्टम था पहले, वहाँ पर एकात्मक सरकार थी, यानी कि एक ही पावर थी, ठीक है, एक ही सरकार की पावर थी, यानी कि एक ही व्यक्ति का या एक ही पर्सन की ज़्यादा चलती थी। ठीक है, लेकिन वो अब क्या है, फेडरल सिस्टम हो गया। फेडरल सिस्टम में क्या है, स्टेट की और सेंटर की पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो यूनिटरी से क्या है, वहाँ पर फेडरल सिस्टम हो जाता है गवर्नमेंट का। ठीक है, जहाँ पर हम श्रीलंका का एग्जांपल लेते हैं, श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका में यूनिटरी सिस्टम है आज भी। ठीक है, आज भी यूनिटरी सिस्टम की वजह से क्या है, वहाँ जो तमिल लीडर हैं वो क्या चाहते हैं कि वहाँ पर फेडरल सिस्टम को एडॉप्ट किया जाए, और जो तमिल भाषाई क्षेत्र हैं, जहाँ पर तमिल स्पीकर ज़्यादा हैं, तमिल बोलने वाले ज़्यादा हैं, कि उनको फ्रीडम मिल सके। गॉट इट। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर फेडरलिज्म का मतलब क्या हुआ कि फेडरलिज्म गवर्नमेंट की वो प्रणाली है, वो सिस्टम है जिसमें जो पावर है डिवाइड होती है किसके बीच में, स्टेट के बीच में, केंद्र के बीच में। ठीक है, सारे केंद्र के बीच में जो संवैधानिक पावर है वो किसके बीच में वितरित होती है, बटी होती है, केंद्र के बीच में और राज्यों के बीच में। ठीक, अब फेडरेशन हैज़ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी फेडरेशन हुई उसके 2 लेवल होते हैं। ठीक है, वन इज़ द गवर्नमेंट ऑफ एंटायर कंट्री, यानी कि एक तो पूरे देश की सरकार होगी, और एक होगी, इसमें क्या हो गया, एक तो पूरी कंट्री की गवर्नमेंट होगी और एक स्टेट की। इस तरह से जो फेडरलिज्म है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सेंटर और स्टेट। ठीक है, वन इज द गवर्नमेंट ऑफ द एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट और द कॉमन नेशन इंटरेस्ट, द अदर द गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ द प्रोविनेंस और स्टेट दैट लुक आफ्टर मच द डे टू डे administering of their state. Both these level of government enjoy their power independent of the other. तो इसमें क्या रहता है कि दोनों जो पावर्स हैं, पावर डिवाइड हो गई हैं स्टेट में और सेंटर के बीच में। तो सेंटर है रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता कि सभी मामलों में, सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी काम का एरिया है, तो उनमें काम करने के लिए डिपेंडेंसी है वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, सेंटर के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती हैं। और दूसरी तरह स्टेट भी है जो अपना डे टू डे लाइफ के जो काम है, एडमिनिस्ट्रेटिंग है, वो ईज़िली और स्मूथली करता है। उसको भी किसी के इंटरफेयर की चिंता नहीं रहती कि सेंटर इंटरफेयर करेगा अगर वो किसी तरह से चेंजेस करता है। तो इंडिपेंडेंटली जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चेंज कर सकती हैं जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है। गोट इट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, जो पावर है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। 2 पार्ट में कैसे डिवाइड होगी, एक स्टेट के पास हो जाती है और एक सेंटर के पास हो जाती है। ठीक है, नाउ वी विल डू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फेडरलिज्म। यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे फेडरलिज्म की विशेषताएं क्या होती हैं। देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर गवर्नमेंट की क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स होते हैं। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। जो भी जो टायर्स हैं सिटीजन के, सेम सिटीजन के ऊपर वो अपनी पावर को यूज़ करते हैं। ठीक है, मान लो हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा में क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट जो भी रूल रेगुलेशन बनाएगी वो इन्हीं के लिए बनाएगी। ठीक है, सिटीजन तो यही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर हरियाणा के लिए रूल बना रही है किसी तरह के, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उसमें क्या होगा, तो वो भी इम्प्लीमेंट इसी पॉपुलेशन के ऊपर करेगी। ये तो नहीं है हरियाणा में कहीं और से पॉपुलेशन लेके आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट।
तो क्या रहता है, सिटीजन सेम रहते हैं, बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेचर, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ पर क्या है, जो भी गवर्नमेंट है, दोनों गवर्नमेंट को अपने जो भी मैटर हैं उनके टैक्स से रिलेटेड है या कानून बनाने से रिलेटेड है या प्रशासन से संबंधित है, तो उनके ऊपर अपने डिसीजन लेने की फ्रीडम है। द jurisdiction of the respective level of tier of government are specified in the constitution, so the extent of authority of each tier of government is constitutionally guaranteed। तो जो भी jurisdiction है वो सारे के सारे, यानी कि जो भी विषय हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, वो गवर्नमेंट के, जिस भी गवर्नमेंट के जो भी सब्जेक्ट हैं वो किसके द्वारा स्पेसिफाई होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कौन सी शक्तियों का निर्वहन, कौन सी पावर्स का यूज़ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और कौन सी पावर का यूज स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है किस तरह की पावर का यूज कौन सी गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या स्टेट गवर्नमेंट करेगी। गॉट इट। और इसी वजह से क्या है, हमें संवैधानिक गारंटी मिल जाती है सरकार की। ठीक है, हमारे पास प्रूफ होता है कि हमारे पास ये अथॉरिटी है कि एक तरह से जब किसी को अरेस्ट करने के लिए आते हैं, हम कहते हैं ना कि वारंट दिखाइए कि आपके पास परमिशन है या नहीं, तो स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि उसके पास एक तरह से वारंट होता है। नेक्स्ट हमारा आता है द फंडामेंटल प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंज रिक्वायर्ड टू कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या है, जो फंडामेंटल प्रोविज़न है, संविधान के जो भी मौलिक प्रावधान हैं, यानी कि संविधान में जो चेंजेस करने हैं, तो उसमें क्या है, कोई भी एक सरकार नहीं कर सकती। ठीक है, यूनिटरली चेंज्ड नहीं हो सकते, यानी कि एक सरकार उसमें एक लेवल है वो अकेला चेंज नहीं कर सकता, दोनों लेवल को आपस में सहमति से, एग्रीमेंट से, एकमेंडेशन से चेंजेस करने होंगे। कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रिएट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो देश के कोर्ट हैं, न्यायालय हैं, उनके पास भी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के जो भी काम हैं उसको एक्सप्लेन कर सके, उनको बता सके। ठीक है, जो हमारी जुडिशरी है वो क्या करती है, वॉचडॉग का काम करती है, वॉचडॉग का काम कर रही है, तो वॉचडॉग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है कि अगर वो ठीक नहीं है, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वो उनको बता सके। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो उनको बता देते हैं कि किसको कौन सी पावर यूज करनी है। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर। तो जो हाईएस्ट कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट कौन सी है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट उन डिस्प्यूट्स को देखती है, उन मैटर्स को देखती है जब दो गवर्नमेंट के बीच में आपस में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, या तो टू स्टेट के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है, आपस में मतभेद हो जाता है, तो उसके ऊपर डिसीजन कौन लेती है, सुप्रीम कोर्ट लेती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द कंट्री लेती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर ऑलरेडी स्पेसिफाइड टू द इंश्योर द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। जो हमारी वित्तीय संस्था है, वित्तीय विभाग है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, उन्होंने सोर्स डिसाइड कर रखे हैं कि जो कर रिवेन्यू होगा किस गवर्नमेंट को कितना मिलेगा और किस पार्ट से मिलेगा। ठीक है, यानी कि सोर्स ऑफ रिवेन्यू है वो डिसाइड कर रखा है, ऑलरेडी डिसाइड है, क्लियर कर रखा है कि कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर रिवेन्यू है, कर कौन लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर जिसका रिवेन्यू है वो कौन रखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी। यानी कि जो टैक्स आता है, टैक्स को डिसाइड कर रखा है कि कितना टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा और कितना टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा। नेक्स्ट है द फेडरल सिस्टम
thus has dual objective to safeguard and promote unity of the country। तो इसमें क्या है, जो फेडरल सिस्टम के पास क्या रहते हैं, दोहरे उद्देश्य होते हैं, यानी कि ड्यूल ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके। क्या रहते हैं, एक तो देश की सुरक्षा करना, साथ में उसकी यूनिटी को बनाए रखना, ठीक है। वाइल एट द सेम टाइम एक्मोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और इसी तरह जो जितनी भी क्षेत्रीय विविधता है उसको समायोजित करना, यानी कि उसको एक साथ लेकर चलना। क्योंकि जो फेडरल सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, रीजनल के अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी होती है, तो इसलिए क्या है, उन सबको साथ लेकर चलना होता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा आ जाती है। ओके, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम को भी है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि ये भी फेडरल सिस्टम है। जो संघात्मक शासन प्रणाली है वो भी 2 तरह की होती है, ठीक है। एक में तो क्या होता है कि पूरी कंट्री को पार्ट में डिवाइड किया गया, और जो रीजनल पार्ट है उसको एंटायर पावर दे दी गई, यानी कि सारी की सारी पावर किसके पास है, स्टेट के पास होती है। सेंटर उसमें किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है। दूसरी में क्या होता है, दूसरा जो लेवल होता है, सेकंड जो रूट है, उसमें क्या होते हैं, कंट्री को पार्ट में डिवाइड किया गया है, और जो कंट्री की पावर हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सेकंड जो रूट है उसमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और जबकि जो फर्स्ट रूट हमने देखा है उसमें क्या है, पावर है सारी, एंटायर पावर्स आर गिविंग टू रीजनल स्टेट, ठीक है। सारी पावर क्या रीजनल स्टेट के पास होती है। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओवन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, so that by pulling sovereignty and retaining identity they can increase their security, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, जो सोवर्निटी वाली पावर है और सिक्योरिटी वाली पावर है वो किसके पास रहेगी, सेंटर के पास रहेगी, और रेस्ट ऑफ एंटायर पावर है वो स्टेट के पास रहेंगी, ठीक है। सिक्योरिटी से रिलेटेड है और सोवर्निटी से रिलेटेड है वो किसके पास, सेंटर के पास है, अदर पावर किसके पास है, स्टेट के पास है। तो इस तरह की जो गवर्नमेंट है वो कहाँ पर है, यूएसए में है, ठीक है। यूएसए में जो स्टेट है उनका अपना 50 स्टेट है, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत कम इंटरफेयर करती है। सेकंड वो कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह का फेडरल सिस्टम है, ठीक है। जो सेकंड हम कर रहे हैं इसमें जो पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, इस तरह की जो पावर होती है वो कहाँ पर है, इंडिया में है ये सिस्टम है, स्पेन में है और बेल्जियम में है, ठीक है। तो दीज आर द फेडरल कैरेक्टरिस्टिक एंड अबाउट द फेडरल सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।